बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसको अपनी सूरत देखकर बहुत रोना आता था। क्या वजह थी, क्यों ये लड़की अपने आप को जब भी देखती थी तो रोना शुरू कर देती थी। जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम आरजू था। आरजू अपनी अम्मी के साथ रहती थी। आरजू की अम्मी का नाम सलमा था। आरजू एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। आरजू सीरत की नेक लेकिन सूरत की सांवली और ख़ूबसूरत नहीं थी और इसी वजह से आरजू की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो घर से कभी बाहर नहीं निकली थी। आरजू की दो बहनें और भी थीं। वो खूबसूरत थीं और अपने अपने घर वाली भी थीं। आरजू हर वक्त यही सोचती रहती थी कि शायद मैं खूबसूरत नहीं हूँ और हो सकता है कि मेरी शादी भी कभी ना हो। आरजू को ना तो मेकअप करने का शौक़ था और ना ही पहनने ओढ़ने का ढंग था। आरजू को अपनी शादी की फ़िक्र अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। आरजू के अब्बू के इंतकाल को 5 साल हो चुके थे। वो यही सोचती रहती थी कि काश मैं भी अपने अब्बू के साथ ही चली जाती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। क्या बदसूरत होना इतना दर्दनाक होता है कि कोई लड़का भी मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। क्या मैंने खुद अपनी सूरत इस तरह की बनाई है, इसमें मेरा क्या कसूर है। फिर आरजू को अपने मुकद्दर के साथ समझौता करना पड़ा। आरजू के अब्बू का जनरल स्टोर था। उसके अब्बू के इंतकाल के बाद आरजू की अम्मी घर चलाने के लिए वो जनरल स्टोर चला रही थी और जनरल स्टोर घर से कुछ दूरी पर ही था। जब हर रोज़ आरजू की अम्मी सुबह दुकान पर जाती तो वो आरजू से कहती, बेटी घर का दरवाज़ा बंद रखा करो क्योंकि तुम घर में अकेली होती हो और अगर कोई आए तो अंदर से ही उसे कह दिया करो कि अम्मी घर नहीं है। तो आरजू अपनी अम्मी से कहती, अच्छा अम्मी आप फ़िक्र ना करें, मुझे मालूम है कि अब मुझे सारी ज़िंदगी अकेला ही रहना है। अब तो मुझे इस अकेलेपन की आदत सी हो गई है। और उसकी अम्मी कहती, बेटी ऐसी बातें ना किया करो। और फिर वो दुकान पर चली जाती थी। अपनी अम्मी के जाने के बाद आरजू घर के कामकाज से फारिग होकर अपने घर की खिड़की पर खड़ी होकर हर आने जाने वाली उस लड़की को देखती जो आरजू से ज़्यादा खूबसूरत होती थी। उनको देखकर आरजू फ़ौरन भागकर कमरे में जाकर शीशे में खुद को देखती थी और बहुत रोती थी। फिर आरजू ने फ़ैसला किया, मैं भी एक दिन पार्लर से तैयार होकर देखूंगी कि मैं खूबसूरत लगती हूँ या नहीं। फिर एक दिन आरजू की अम्मी के घर से जाने के बाद आरजू नकाब किए पार्लर चली गई और वहाँ से तैयार होकर जब घर आकर खुद को शीशे में देखा तो वो परेशान हो गई थी और आरजू खुद को देखकर पहचान ही नहीं पा रही थी कि वो ये खुद है। वो खुद को खूबसूरत देखकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। जैसे ही आरजू ने अपना मुंह धोया वही फिर से सांवली और बदसूरत आरजू वापस आ गई थी और आरजू खुद को देखकर रोने लगी थी। इतने में आरजू की अम्मी भी घर आ गई थी। घर का दरवाज़ा खुला देखकर सलमा परेशान हो गई थी और घर का सारा सामान भी बिखरा हुआ था। सलमा समझी कि शायद चोर आए हैं। वो ज़ोर ज़ोर से आरजू को आवाज़ें देती हुई आरजू के कमरे में चली गई और आरजू को रोता देखकर कहने लगी, आरजू
क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? घर में चोरी हुई है क्या? तो आरजू बोली, अम्मी अब इस घर में है ही क्या जो वो चोरी करके लेकर जाएंगे। मैं तो बदसूरत हूँ ना, जो खूबसूरत थी उनको तो वो चोर ले गए हैं। आरजू की ये बात सुनकर उसकी अम्मी को गुस्सा आ गया और सलमा ने आरजू के मुंह पर फ़ौरन थप्पड़ मार दिया और कहा, आरजू शर्म करो, तुम अपनी बहनोइयों को चोर कह रही हो। उनकी किस्मत उनके साथ और तुम्हारी तुम्हारे साथ। और अब छोड़ो रोना धोना और उठकर घर की साफ सफाई करो। एक दिन सलमा अपनी नंश गुफ्ता से फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन बंद होने के बाद सलमा बहुत खुश थी। आरजू ने पूछा, अम्मी क्या कह रही थी पुप्पो? तो उसकी अम्मी ने कहा, यहाँ आ मेरी बेटी, तेरा मुकद्दर भी जाग उठा है। तुम्हारी पुप्पो ने अपने छोटे बेटे अकील के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। ये बात सुनकर आरजू के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो अपनी अम्मी से कहने लगी, अम्मी तो फिर आपने क्या कहा है पुप्पो को? तो उसकी अम्मी ने कहा, मैंने तो हाँ कर दी है और वो जल्दी ही निकाह करना चाहती हैं। मैंने भी उसे कह दिया है कि आपका भाई तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो मैं सादगी से ही निकाह करूँगी। तो वो मान गई है। आरजू बहुत खुश थी कि अब मेरी भी शादी होगी। फिर चंद दिनों तक आरजू की शादी अकील से हो गई थी। अकील अपनी अम्मी शगुफ्ता और अपनी भाभी सदफ़ के साथ रहता था और अकील का भाई दुबई में काम के सिलसिले में गया हुआ था। अकील ने शादी की पहली रात आरजू की तारीफ़ की और मुंह दिखाई में उसे सोने की अंगूठी गिफ्ट की। अगले दिन जब आरजू सोई हुई उठी तो अपनी सास को सलाम किया और उनसे प्यार लिया और फिर सीधा अपनी जेठानी के पास किचन में चली गई और कहने लगी, भाभी लाएं मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। तो सदफ़ ने कहा, कुछ दिन ठहर जाओ, फिर तुम्हें काम ही तो करने हैं। तुम जाओ बाहर, अम्मी और अकील के साथ बैठो, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। नाश्ता करने के बाद अकील जब ऑफिस जाने लगा तो आरजू से कहा, मेरे घर आने तक तुम तैयार हो जाना, हमें आज बाहर खाना खाने जाना है। तो आरजू ने कहा, जी अकील मैं तैयार हो जाऊंगी। दोपहर में आरजू फिर से किचन में सदफ़ के पास चली गई और कहने लगी, भाभी आपको भाई की याद नहीं आती? तो सदफ़ ने कहा, आती है याद, मेरी शादी को 2 माह ही गुजरे थे कि वो दुबई चले गए और हम भी आप दोनों की तरह ऐसे ही बाहर जाया करते थे और वो तो मेरे सिवा किसी और को देखते तक नहीं थे। तो आरजू ने कहा, वो क्यों भाभी? तो सदफ़ ने कहा, वो इसलिए क्योंकि मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत, और तुम भी इस बात का ख्याल रखना कि अकील किसी और लड़की की तरफ माइल ना हो जाए। तो ये बात सुनकर आरजू परेशान हो गई थी और कहने लगी, जी भाभी। रात को जब आरजू अपने शोहर अकील के साथ बाहर गई तो अकील ने आरजू से कहा, तुम थोड़ा तैयार हो जाती तो मुझे अच्छा लगता और तुम मुस्कुराती रहा करो। तो आरजू ने कहा, ठीक है। फिर अगले दिन आरजू और अकील बाहर गए तो अकील का ध्यान अचानक से दूर बैठी लड़की पर पड़ा। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। अकील ने फिर से आरजू को वेल ड्रेस रहने को कहा, लेकिन आरजू को इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं था। अकील खुद भी बहुत खूबसूरत था। वो जब भी देखता तो आरजू सादे से कपड़े पहनकर घर के काम ही करती रहती थी। उसने एक दिन आरजू से कहा, अगर तुम तैयार नहीं हो सकती तो कम अज़ कम कपड़े ही अच्छे पहन लिया करो। अब अकील को आरजू से नफ़रत होने लगी थी। वो आरजू से अब बात भी नहीं करता था। एक दिन आरजू ने अकील से पूछा, क्या बात है, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या कोई ऐसा काम जो मैंने आपका नहीं किया? तो अकील ने कहा, आरजू सीरत ही सब कुछ नहीं होती, सूरत भी होनी चाहिए।
عقیل کی اونچی آواز سن کر اس کی بھابھی اور امی بھی آ گئیں۔ وہ کہنے لگی، کیا بات ہے عقیل؟ تو عقیل نے کہا، امی میں اب مزید آرزو کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور ویسے بھی میں نے مجبوری کی وجہ سے اس سے شادی کی تھی۔ تو آرزو بولی، مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ تو عقیل بولا، یہی کہ تمہاری شادی کہیں نہیں ہو رہی تھی تو تم پر ترس کھا کر میں نے تم سے شادی کر لی۔ تو آرزو بولی، عقیل میں اب ایسی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور اگر آپ خوبصورت ہو تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ کا شکریہ مجھ پر ترس کھانے کا۔ اب میں خود بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ آرزو اور عقیل کو شگفتہ اور صدف نے بہت سمجھایا۔ پھر آرزو روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ آرزو کے گھر سے جانے کے بعد عقیل نے آرزو سے اجازت لے کر ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ وہ لڑکی صرف دیکھنے میں ہی خوبصورت تھی، اسے اپنے شوہر اور ساس سے بات کرنے کی تہذیب تک نہ تھی۔ اگر عقیل اور اس کی امی اسے کوئی کام کہتے تو وہ ان سے کہتی، خود کر لیں، آپ کے ہاتھ نہیں ٹوٹ جائیں گے۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے عقیل زیادہ دیر اس کے ساتھ نہ رہ سکا تھا۔ اسے آرزو کی بہت یاد آنے لگی تھی۔ اس نے اپنی امی سے معافی مانگی اور کہا، میں آرزو کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ اس کی امی نے کہا، بیٹا کل بھی تمہاری مرضی تھی اور آج بھی تمہاری مرضی ہے۔ پھر عقیل آرزو کے گھر چلا گیا اور آرزو اور اس کی امی سے معافی مانگی، لیکن آرزو نے کہا، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ تو عقیل نے کہا، آرزو میں تمہیں اپنی زندگی میں ہی لے کر جانے آیا ہوں۔ تو آرزو نے روتے ہوئے کہا، اب تو کسی مجبوری کی وجہ سے تو نہیں آئے آپ مجھے لینے، مجھ جیسی بدصورت پر ترس کھانے۔ تو عقیل نے آرزو کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور کہا، یہ ہاتھ میں اب ساری زندگی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر آرزو نے عقیل کے ساتھ دوبارہ سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ کیا بدصورت ہونا یا سانولا ہونا گناہ ہے؟ لوگ کیوں خوبصورتی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ عقیل نے خوبصورتی کو اہمیت دے کر نتیجہ دیکھ لیا تھا۔ کیا عقیل نے آرزو کو واپس اپنی زندگی میں لا کر سمجھداری والا کام کیا تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔